सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चे एंड्रोशियम को। सो लेट्स टॉक अबाउट एंड्रोशियम, बहुत आराम से। एंड्रोशियम अगेन एक वर्ड का नाम है जिसकी यूनिट को आपने क्या बोला है, स्टेमन। जी हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में बताया एंजियोस्पर्म्स क्या है बच्चे, एंजियोस्पर्म्स स्पोरोफाइट है, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और मेल स्पोर्स साइज में छोटे होंगे, फीमेल स्पोर्स साइज में बड़ी होंगी। तो मेल स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चे, माइक्रोस्पोर्स कहेंगे, राइट। सो माइक्रोस्पोर को रखने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। तो इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक के अंदर। अब आगे की बात सुनो। अगर आप स्टेमन को समझने की कोशिश करेंगे तो स्टेमन में आपको दो पार्ट्स दिखाई देंगे। एक पार्ट होगा उसका जिसे आप क्या कहेंगे, एंथर, और एक पार्ट क्या होगा बच्चे, फिलामेंट, राइट। तो देखते हैं, कहानी को फिर से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फ्लावर का पेडिसल, मान लेते हैं हम दिस इज दी पेडिसल, और पेडिसल पे ये क्या प्रेजेंट है, थैलेमस। क्लियर। अब थैलेमस से एक थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, निकलती है। एक मिनट, थोड़ा मुझे जगह चाहिएगा तो मैं इसको इधर ले आती हूँ। दिस इज द पेडिसल, दिस इज द थैलेमस, और यहाँ से क्या निकलती है, एक थिन से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। कहाँ से, थैलेमस से, इस तरीके से। अगेन तो आप गौर से देखिएगा कि मैंने क्या कहा था, एक प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट का मैंने आपको फर्क समझाया था, याद हो तो ये जो आपको थिन से स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको फिलामेंट कहेंगे। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो पेडिसल से थैलेमस से जुड़ा हुआ होगा। अब हम इसको देख रहे हैं, स्टेमन को देख रहे हैं, ठीक है। याद करो ये पेडिसल का प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड था, अब हम स्टेमन का देख रहे हैं। तो स्टेमन का जो हाथ मेरे पास आ रहा है ये वाला पार्ट होगा, अगर ये थैलेमस है यहाँ पे, तो स्टेमन फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होगा वो किससे होगा, थैलेमस से अटैच होगा। ऊपर जाकर ये फूल जाता है ना ऐसे, और उससे यहां पर एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगी जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथर, राइट। सो दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज फिलामेंट। ये क्या हो गया आपके पास में, फिलामेंट हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, एंथर हो गया। फिलामेंट कैसा होता है, लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। बोलो बात समझ में। और ऊपर आपके पास में ये क्या बन रहे हैं, एंथर। ये कनेक्टिव होता है बीच के अंदर, है ना, क्योंकि आपके डायग्राम में आगे की तरफ दिखा रखा है, इससे मैंने इसको यहाँ बता दिया। अब जनरली होता क्या है, इसे ऐसे समझिए, दिस इज द फिलामेंट और ये एंथर है। तो ऐसे ये ऐसे एंथर के अंदर क्या होते हैं, दो लूप्स होते हैं। तो दीज आर दी एंथर लूप। तो एक एंथर के अंदर टू क्या होते हैं, एंथर लोब होते हैं। तो इसकी वजह से एंथर कैसा हो गया, बाई लोब हो गया। कोई दिक्कत है, राइट। यहां तक की बात समझ में। अब अगर मैं इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखूं, टीएस देखूं, तो ये मुझे कैसा दिखाई देगा, देखना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इट अपीयर्स समथिंग लाइक दैट। राइट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों एंथर के लोब ट्रांसफर सेक्शन। अब होता क्या है, जब हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा तो हमें पता चला कि एक लॉन्गिट्यूडल ग्रूव है जो जा रही है, और इन एंथर लोब्स को दो सेक्शन में डेवलप करी, ईच एंथर लोब को।
तो एक लॉन्गिट्यूडल ग्रूव हर एक एंथर लोब को दो पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो मान लो ये यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडल ग्रूव है, दिस इज दी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, जो कि कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, और हर एक एंथर लोब को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में। तो ये दो जो मेरे पास में बनकर तैयार होगी, इट इज नॉन एज थीका। क्या बोलेंगे आप इसे, थीका। तो एक एंथर लोब में कितनी थीका होने वाली है, दो थीका होने वाली है। बोलो बात समझ में। तो ईच एंथर लोब इज डाई थीकस। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। एक है एंथर लोब, तो दो, एक एंथर लोब अगर डाईथीकस होगा तो एक कंप्लीट एंथर जो कि बाइलोब्ड है वो कैसा हो जाएगा, टेट्राथीकस हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। तो अगर एंथर लोब कितने हैं, दो है। देखो बच्चे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग परेशान नहीं होंगे, है ना। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग कह रही है कि हर एक एंथर कैसा है, ईच एंथर लोब कैसा है, डाईथीकस है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट ईच एंथर लोब कैसा हो गया, डाईथीकस हो गया। ट्रांसवर्स सेक्शन में पता चला कि ऐसे इसमें चार कॉर्नर्स बनते हैं, ये टेट्रागोनल होता है इस तरीके से, है ना। तो एक एंथर लोब में दो थीका हो गए, तो एक एंथर में चार थीका हो गए, राइट। अब देखिए हर एक थीका के अंदर इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अलोंग क्या प्रेजेंट होंगी, इस तरीके से सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी, जो इस लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग क्या कर रही होंगी, नीचे तक जा रही होंगी, है ना। सो दे आर रनिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, राइट। इनको हम क्या बोलने वाले हैं, दे आर नॉन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। फर्दर क्या होंगी, डेवलप होंगी एज पॉलन सैक, या आप इन्हें क्या बोलेंगे, पॉलन चैम्बर्स। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए फर्दर डेवलपमेंट वो आपको ये बात आगे समझ में आएगी। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे आपके पास में माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना स्टेमन, याद करो मेल गैमेट बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाएगा, है ना। हमारा एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, और मेल स्पोर साइज में छोटे होंगे, तो इन्हें आप क्या कह देंगे, माइक्रोस्पोर्स, जो कि जब फर्दर क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो उनसे आपके पास में क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। तो ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, पॉलन ग्रेन होंगे, राइट। तो एक बात बताइए, अगर हर एक लोब, ईच एंथर लोब इज डाईथीकस, तो ईच एंथर लोब में कितनी स्पोरेंजिया होगी बेटा, दो। तो दिस इज बाई स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ तक की बात आपको आई होप समझ में आई होगी, है ना, समझ आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि रोशियम हम मेल पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसके एक यूनिट को हम स्टेमन या फिर हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं। एक स्टेमन के दो पार्ट होंगे, एंथर इज फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो थैलेमस से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज थैलेमस, है ना। फिर थैलेमस से फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड अटैच रहेगा। इसका डिस्टल एंड जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे आप एंथर कहेंगे। जनरली एक एंथर में दो एंथर लोब्स होंगे। इन एंथर लोब से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव निकलेंगी, ठीक है, जो कि बेसिकली इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करके थीका बन जाएगी। तो ईच एंथर लोब इज डाईथीकस। हमने ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का जब कट करके देखा तो उसपे हमें टेट्रागोनल यानी तीन चार हमें ऐसे कंपार्टमेंट से दिखाई दिए, ठीक है। तो हर एक थीका में ऐसे दो हर एक थीका में जब हमने अंदर जाके देखा तो छोटी छोटी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ये बिल्कुल उस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अकॉर्डिंग लेंथ वाइज, जैसे जितना लंबा आपका एंथर है उतनी लंबी एंथर की पूरी लेंथ में ग्रो कर रही है और कंप्लीटली फिल्ड है किससे बच्चे, माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन से। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आएगी। मैंने एनसीईआरटी की भी एक एक लाइन को आपको बोलकर बताया है, फाइन है ना। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो इनको बांट रही है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब एंथर बना, एंथर का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसके अंदर दो चीज़ें थी। तो हम बाहर से अगर हम एंथर को अंदर तक देखने जा रहे हैं तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर्स या हम पढ़ने वाले हैं एंथर की वॉल्स को।
अभी एंथर वॉल्स कहाँ से आई, इस टॉपिक को समझो। अब हम इस एंथर को इंटरनली पूरा स्टडी करने वाले हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन करके हमने देख लिया। अब इसके अंदर क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया से लेकर बाहर तो कुछ एंथर्स की क्या है बेटा, वॉल है। फिर हमें ये भी देखना है कि एंथर में ये माइक्रोस्पोर बन कैसे गए, ये प्रोसेस भी क्या करनी है, हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं, सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम एंथर की वॉल्स के बारे में। अगर पहले पढ़ाते थे ना, जब पहले ये डेवलपमेंट हम सिखाते थे, तो प्लांट के अंदर वही एपिकल मेरिस्टेम था, जब वो एंथर बना रहा था जो पार्ट उसका, उसके चारों तरफ एक एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट थी। तो जब एंथर के अंदर एंथर की वॉल्स बनती तो एपिडर्मिस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, है ना। इस पे क्वेश्चन आता था कि क्या एंथर की जो एपिडर्मिस है वो किसी स्पेशल सेल से बनी, नहीं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट थी एपिडर्मिस ऑलरेडी, है ना। पर चलो ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाते हैं अपन, तो एंथर की वॉल्स पे आते हैं, जो बहुत पुरानी बात है, वो आज से बहुत बहुत ज़्यादा पहले पढ़ाई जाती थी। तो सॉरी, मैं अपने वाले उसमें चली गई, हम एंथर की वॉल्स को पढ़ते हैं। जब आप एंथर की वॉल्स को देखेंगे तो एनसीईआरटी कहती है दैट अ टिपिकल एंथर हैज 4 वॉल्स, और इन वॉल्स को हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाने की मैं आपको कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से, है ना। चलिए, अब इन 4 वॉल्स के नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहली वॉल होती है एपिडर्मिस, देन वी हैव नेक्स्ट विच इज नोन एज एंडोथीशियम, देन वी हैव मिडिल लेयर, एंड फोर्थ हमारे पास में कौन सी है बच्चे, फोर्थ हमारे पास में या इनर मोस्ट लेयर हमारे पास में कैसी होती है, टेपिडम। क्लियर। चलो अब देखते हैं हम इस एक एक लेयर को। सबसे बाहर वाली लेयर को देखते हैं और हम एक एंथर लोब के उसमें देखेंगे ना, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एंथर लोब में कितनी थीका थी, 2 थीका थी, याद करो, है ना। अब हम एंथर में अगर बाहर से अंदर जा रहे हैं तो हमें जो सबसे पहली लेयर दिखाई दे रही है, इसे हमने यहाँ बना दिया एक बार के लिए। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, और इसे हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। और ये आउटर मोस्ट है, क्या है, आउटर मोस्ट। तो ये क्या करेगी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या देने का काम करेगी बच्चे, प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, राइट। चलिए अब अंदर आते हैं। जो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास में, इस लेयर को हम कहते हैं एंडोथीशियम। सी दीज ऑल आर प्लांट सेल्स, तो सेल वॉल होंगी इन सब में, सेलुलोज की बनी हुई, राइट। सो दिस सेकेंड लेयर is known as endothecium. According to NCERT, they all जो लेयर्स है उसमें से जो ऊपर वाली 3 है ये प्रोटेक्शन देती है, डाइजेशन में हेल्प करती है और टैपिटम न्यूट्रिशन देती है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर एडवांस में इसके एक एक लेयर का अलग अलग फंक्शन देखें तो कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा ना। ये जो एंडोथीशियम होती है ना, इसकी जो नेचर होती है ना, वो कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है। मम्मी हाइग्रोस्कोपिक क्या है, ये मॉइस्चर लविंग है, और इसका मॉइस्चर लविंग होना ही अभी देखो डाइजेशन में हेल्प करवाएगा। कैसे होता क्या है, इस पे कुछ सेलुलोज फाइबर्स ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं इसकी इनर और टिंजेंशंस वॉल्स पर। राइट तो ये यहाँ पर क्या है बच्चे, ये जो है ये एक्स्ट्रा
थिकनिंग है ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स। तो एक बात बताओ, ऐसे एक्स्ट्रा थिकनिंग होने से एंडोथीशियम भी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। कोई बात यहाँ तक के अंदर? अब गौर से देखिएगा, ये दोनों थीका जहाँ जॉइंट हो रही ना, वहाँ मैंने एंडोथीशियम पे ये सेलुलोज फाइबर्स की एक्स्ट्रा थिकनिंग नहीं बनाई है। इस पर्टिकुलर जगह को बोल दिया जाता है स्टोमियम। यहाँ पर क्या होगी? एक्स्ट्रा सेल्यूलोज थिकनिंग ऑफ एंडोथीशियम क्या होगी बच्चे? एब्सेंट होगी। अब सुनो, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होने लगेगा ना, वो ड्राई होने लग जाएगा। अब ये ड्राई होना किसको अच्छा नहीं लगेगा? एंडोथीशियम को। कि नेचर कैसी है उसकी? हाइग्रोस्कोपिक। वो तो मॉइस्चर को करेगी। जब वो मॉइस्चर खींचेगी एटमॉस्फेयर से तो एक प्रेशर आएगा। अब वो प्रेशर शायद यहाँ इतना फील नहीं होगा क्योंकि सेलुलोज की एक्स्ट्रा थिकनिंग हो रही है, तो मोटाई क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जहाँ दोनों थीका मिल रही है, जहाँ स्टोमियम है, वहाँ वो थिकनिंग नहीं है। तो यहाँ से एंडोथीशियम क्या है? कमज़ोर है। और यहाँ से एंडोथीशियम क्या हो जाएगी? ऐसे बस्ट हो जाएगी। यूँ थीका थी, ये क्या हो जाएगी? ऐसे बस्ट। बस्ट होते ही डेhiscence ऑफ एंथर कहा जाएगा, जिससे क्या होगा? पॉलिनेशन। और आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिखा रखा है, उसमें ऐसे ऐसे करके दिखा रखा है और ऐसे पॉलन ग्रेन्स है। ढंग से देखेंगे तो आप, है ना? तो ये इस तरीके से डेhiscence में हेल्प करेगी। तो यहाँ से क्या होगा? साइट ऑफ डेhiscence। डेhiscence का मतलब होता है फटना ऑफ एंथर। क्लियर? चलिए हम और अंदर आते हैं। अंदर जब हम आएंगे तो हमें कुछ पैरेन्काइमा सेल्स का ग्रुप मिलेगा। राइट? ये सबसे अंदर की लेयर है, थर्ड लेयर। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मिडिल लेयर। किसकी बनी हुई है? सो इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। और इसका फंक्शन क्या है? स्टोर फूड फॉर माइक्रोस्पोर्स और यू कैन से डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स के लिए क्या करती है? फूड को स्टोर करने का काम करेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? अब ये फूड को स्टोर करती है ना? अब एक बात बहुत अच्छी सुनिएगा, जो मैं एक और एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ। जैसे आपके एंडोथीशियम की नेचर हाइग्रोस्कोपिक थी ना, वैसे मिडिल लेयर भी नेचर में कैसी होती है? एफीमेरल होती है। और एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी कि एक मैच्योर एंथर में मिडिल लेयर नहीं होगी, एब्सेंट होगी। और जब एंथर मैच्योर होगा तो सबसे पहले जो लेयर डिजनरेट हो गया, जो गायब हो जाएगी ना, वो कौन सी है बच्चे? मिडिल लेयर होती है। ओके? तो ये स्टोर करती है किसको? न्यूट्रिशन को। प्रोवाइड नहीं कर रही, स्टोर कर रही है। अब देखो और क्या होगा? ये रही माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना? और अब हम बनाते हैं इसके चारों तरफ हमारी इनर मोस्ट लेयर। ये लीजिए, सो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। इस इनर मोस्ट लेयर को, अच्छा ये पॉलीप्लॉइड होती है। कैसी होती है? पॉलीप्लॉइड। क्यों पॉलीप्लॉइड का? जिसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड डिप्लॉइडी होता है ना, तो जिसकी प्लॉइडी बहुत ज़्यादा हो उसको हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। कैसे होगा वो हम देखेंगे। सो दिस इज दी फोर्थ लेयर और इसे आप क्या कहते हैं बच्चे? टैपिटम कहते हैं। और ये इनर मोस्ट लेयर है। जो कैसी होती है बच्चे? पॉलीप्लॉइड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ है? फेलियर ऑफ साइटोप्लाज्म
साइटोकाइनेसिस हुआ है। तो साइटोकाइनेसिस नहीं होने से इसमें बहुत सारी प्लॉइडी आती है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड जैसे होती चली जाएगी, न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए हैं, है ना। और सुनिए इधर बेटा, ये क्या करती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। यस, तो ये आपके पास में है माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या डेवलप हो रहे हैं, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो रहे हैं माइक्रोस्पोर्स। तुमको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगी, टैपिटम। न्यूट्रिशन किसने है, मिडिल लेयर ने। दे कौन रही है बच्चे, टैपिटम। इसके अलावा जो टैपिटम है ना, वही स्पोरोपोलिनिन भी बनवाती है एंजाइम का। यही टैपिटम है जो एक एंजाइम भी सिक्रीट करती है, कैलेज एंजाइम, जिसका क्या फंक्शन है भी आपको आगे समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी कहती है कि दीज ऑल 3 लेयर्स, ये तीनों लेयर्स तो क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है और क्या करती है, डेहिसेंस में हेल्प करती है। और जो ये लेयर है ना, ये क्या करती है, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये एनसीईआरटी ने बोला। हमने इनकी एक एक फंक्शन को और अच्छे से किस में देख लिया है, डिटेल में देख लिया, राइट। तो बाहर से अंदर जाने पर हमें कितनी लेयर्स मिली है बच्चे, 4 लेयर मिली, एपी, एंडो, मिडिल लेयर, टैपिटम। जब एंथर मैच्योर होगा तो उसमें बेटा मिडिल लेयर भी नहीं होती है, उसमें टैपिटम भी नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले जो लेयर गायब होती है, डिजनरेट होती है, वो मिडिल, न्यूट्रिशन खत्म, मिडिल लेयर खत्म, ठीक है। सारा न्यूट्रिशन किसको दे दिया जाएगा, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को दे दिया जाएगा। अब ये तो हो गई बात लेयर्स की। अब सवाल ये उठता है कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया में ये माइक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, राइट। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में ये माइक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, अब हम इसको देखेंगे। और इसे हम जिस टॉपिक के अंडर में पढ़ने वाले ना बच्चे, उस टॉपिक को बोला जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। तो देखिए बच्चे, ढंग से समझिएगा, फिर हम डेफिनेशन को भी देखेंगे। डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं बताएंगे हम अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं, डायग्राम पे आते हैं। कैसे आएंगे इस डायग्राम पे, मान लीजिए हम इस माइक्रोस्पोरेंजिया को निकाल कर लेकर जा रहे हैं, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया को निकाल कर हम यहाँ लेकर आ गए अपने पास। सो दिस इज दी माइक्रोस्पोरेंजिया। एनसीईआरटी की एक लाइन को गौर से देखिए। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में वो टिश्यू प्रेजेंट है जिसमें माइक्रोस्पोर को डेवलप करने की क्या है, कैपेसिटी है। तो यहाँ बहुत सारे सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू, राइट। तो मान लीजिए ये रहा, ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, राइट। और इसे हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोर को बनाने वाला टिश्यू। और कौन सा स्पोर बनेगा, मेल पार्ट है तो माइक्रोस्पोर बनेगा। अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है यहाँ पे, क्या लिखती है, दैट ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू is capable to produce microspore, राइट। और स्पोर्स कैसे होते थे, याद करो। एंड स्पोरोजेनस टिश्यू किसका पार्ट है, प्लांट का। प्लांट कैसा है, स्पोरोफाइट। तो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू कैसा होगा, 2N। और स्पोरोजेनस टिश्यू की जो हर एक सेल होगी वो भी कैसी होगी बच्चे, 2N। अब अगर यहाँ पर 100 स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट है तो वो 100 की 100 सेल्स आपको क्या बना के देगी, माइक्रोस्पोर बना के देगी, राइट। तो उस हर एक सेल जो कि आपको क्या बना के देने वाली है, माइक्रोस्पोर बना के देने वाली है, उसे आप और क्या कह सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्योंकि स्पोरोजेनस का पार्ट है तो कैसी होगी बच्चे, 2N होगी।
और याद कीजिए प्लांट्स में स्पोरोफाइट को मियोसिस करके क्या बनाने पड़ते थे, स्पोर। तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो स्पोरोजिनस की हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, मियोसिस करेगी और क्या बना के देगी, आपको स्पोर्स बना के देगी। तो मेरे हिसाब से माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या हो गया, जिनेसिस की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो मेरे हिसाब से तो ये क्या है, दैट फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बाय meiosis in microspore mother cell is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहाँ लिखा हुआ था तो फिर भी मैंने यहाँ पे इसको एक बार और लिख दिया। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? अब आगे आते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए हुआ क्या होगा, हम फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया थी। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या भरा हुआ था, बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू। दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया और इसमें ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। कोई दिक्कत है? अब मैंने इसको एक सेल बाहर निकाल लीजिए, ये रही। अब इस सेल को जो कि 2n है, इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या है 2n। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। अच्छा, आप इसे और क्या बोल सकते हैं, इसे आप पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, यानी कि आप इसे और क्या बोल सकते हैं, पीएमसी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इस पीएमसी में क्या होगा, मियोसिस होगा। आप याद कीजिए, जब मियोसिस होता है तो एक मियोसिस से 4 सेल्स बनती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, राइट। तो नाउ वी हैव 4 सेल्स, 1 2 3 4। बट ये 4 की 4 सेल्स एक दूसरे से अटैच रहती हैं, बिल्कुल चिपकी हुई रहती है। एक स्ट्रक्चर से हम क्या कहते हैं, कैलोस पैड। तो दिस स्ट्रक्चर इज कैलोस पैड। तो ऐसे 4 माइक्रोस्पोर जब चिपके हुए बनते हैं तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब पॉलन ग्रेन बनेंगे तो टेट्राड से माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, सेपरेट होंगे। ये भी एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और फिर इससे क्या डेवलप होंगे बच्चे, पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे। सो पॉलन, अभी पॉलन ग्रेन नहीं बना है, अभी आपके पास में क्या बनकर तैयार हुआ है, माइक्रोस्पोर बनकर तैयार हुआ है। अब एक देखिए क्वेश्चन देखिएगा, फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड माइक्रोस्पोर टेट्राड, हाउ मैनी meiotic या हाउ मैनी meiosis आर रिक्वायर्ड, कितने मियोसिस चाहिए। मान लीजिए वो आपको ऑप्शन देता है, ए ऑप्शन देता है वो आपको 25, बी ऑप्शन देता है वो आपको 100, सी ऑप्शन देता है वो आपको 50 और
डी ऑप्शन देता है वो मान लीजिए आपको 250, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? देखिए बहुत से बच्चों के दिमाग पहले बात तो 25 आंसर शायद आ गया हो, क्योंकि बहुत से बच्चे 25 कहते हैं। वो इसलिए कि भाई मैम एक बार से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे ना, तो 25 4 जा तो 20 हो जाएंगे कितने 100, तो 25 मियोसिस होंगे, तो आपके पास में 4 माइक्रोस्पोर बन के तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल सही है आपका जवाब, माइक्रोस्पोर बनकर तैयार होंगे। लेकिन मैं यहाँ माइक्रोस्पोर नहीं पूछ रही हूँ, मैं यहाँ क्या पूछ रही हूँ, ढंग से देखो, मैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का नंबर पूछ रही हूँ। एक टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर ऑलरेडी आ रहे, मुझे 100 ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने, तो भाई एक मियोसिस से एक ही तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो यहाँ माइक्रोस्पोर 100 पूछ रहा है या सॉरी वो यहाँ 100 माइक्रोस्पोर पूछ रहा है या 100 माइक्रोस्पोर टेट्राड पूछ रहा है। अगर वो यहाँ 100 माइक्रोस्पोर टेट्राड पूछ रहा है तो एक मियोसिस से एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, तो 100 मियोसिस से आपके पास में कितने बनेंगे? 100 ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनकर तैयार होंगे। तो आंसर विल बी 100 नॉट 25। हाँ, अगर क्वेश्चन में इफ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, इफ इट इज आस्किंग अबाउट द माइक्रोस्पोर्स, इफ नंबर ऑफ माइक्रो स्पोर के बारे में अगर वो आपसे पूछ रहा है ना, तो फिर कितने मियोसिस होंगे, तब आप आंसर लगा सकते हैं। उस कंडीशन में आंसर होगा आपके पास में 25, क्योंकि एक से बनेंगे 4, एक बार मियोसिस से तो 25 बार मियोसिस होने में 25 टाइम्स मियोसिस होने पर कितने बन जाएंगे? 100। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है, राइट। अब देखिए, जब डेवलपमेंट का समय आएगा तब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे, और क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन बनाएंगे। और इनको अलग करने के लिए जो कैलोस पैड है ना, इसे डिसॉल्व करेगी कौन? टेपिटम। अगेन एक एंजाइम का सिक्रेशन करती है कैलेज एंजाइम का, और क्या बनेंगे आपके पास में? पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। बाद में देखेंगे कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बन गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो पहली बात तो क्या होगा? माइक्रोस्पोर कॉमा फ्रॉम माइक्रोस्पोर टेट्राड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, है ना। किसे? देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो टैपिटम है सिक्रीट कैलेज एंजाइम टू सेपरेट माइक्रो स्पोर्स। थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज़ बताइए, कैलेज पैड को क्या करेगी? डिसॉल्व कर देगी, है ना। तो ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा? दिस कैलेज एंजाइम क्या करेगा बच्चे? डिसॉल्व करेगा किसको? कैलोज पैड को। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे होगी ये स्ट्रक्चर। अगर आप पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो कुछ बातें समझिए। पहली बात तो देखिए, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन जो होती है ना, इसे हम बोलते हैं पैलियनोलॉजी। आपको आगे जाके पता चलेगा कि पॉलन ग्रेन 2 सेल और 2 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होगा, है ना, और वो सभी सेल्स हैप्लॉइड होगी। तो अभी वो आपको आगे पता चलेगा। तो इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो शेप में बेसिकली कैसे होंगे? ऐसे तो अलग अलग शेप है, स्फेरिकल शेप और यू कैन से राउंड शेप, ऐसे अलग अलग ही किसमें होंगे? शेप में होंगे।
अगर आप इसकी साइज की बात करते हैं तो इट इज अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर। 25 से 50 क्या होती है इनकी माइक्रोमीटर, इनकी क्या होती है बेटा, साइज होती है। आगे आते हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखने जाएं तो मान लीजिए ये है इसके अंदर ऐसे सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी जो वॉल होती है वो दो पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। देखते हैं वो दोनों पार्ट्स पे एक बार एक एक करके। ऐसे ये इसकी इसकी वॉल है ना, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं, हम इसके वॉल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिएगा, ये सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ये कौन है बच्चे, एग्जाइम बोली जाती है। ये हार्ड होती है, साथ ही साथ में कैसी होती है बेटा, रिजिड बनी होती है। और किसकी बनी होती है बच्चे, स्पोरोपॉलीनिन की बनी होती है ना। इट इज़ हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, अर्थ पर प्रेजेंट है। तो इसकी जो वॉल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, उसकी सेल वॉल जो कैसी है, 2 लेयर्ड है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोल रहे हैं अभी, एग्जाइम, जो हार्ड है, साथ ही साथ में कैसी है बच्चे, रिजिड है। और किसकी बनी है, मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलीनिन, है ना, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर की, है ना। ये इतना हार्ड है कि इसे कोई भी टेम्परेचर या एसिडिक मीडियम क्या नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है, विथस्टैंड इन हाई टेम्परेचर, और यू कैन से एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम के अंदर, है ना। नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट इट। और इसी की वजह से पॉलन ग्रेन्स लंबे टाइम तक फॉसिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि एक जगह पे खुदाई हुई और उस खुदाई में हमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो आप क्या एस्टिमेट करोगे, आप ये एस्टिमेट करोगे कि यहाँ बहुत सारे प्लांट्स रहे होंगे कभी, और ज़्यादा खोदने पर हमें कोल या फिर क्रूड ऑयल मिल सकता है, क्योंकि प्लांट से बनता है। तो वहाँ एंजियोस्पर्म बहुत सारे रहे होंगे, तभी तो पॉलन ग्रेन्स है। तो पॉलन ग्रेन्स कई सालों तक, सोचो वहाँ क्रूड ऑयल बन गया, कितना टाइम लगता है क्रूड ऑयल और कोल बनने में, तब तक वहाँ प्रिजर्व रखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ नोट आके एक चीज़ लिख सकते हो, ड्यू टू स्पोरोपॉलीनिन pollen grains remains as fossils for several years। कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर, आगे आते। अब नेक्स्ट जो आपको वॉल दिखाई देगी, है ना, नीचे वाली, इस वॉल को आप क्या कहेंगे, दैट इज
इन टाइम। ये थिन होगी और फ्लेक्सिबल होगी, है ना। सो इधर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट जो वॉल हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, दिस इज इन टाइम। ये क्या है, थिन है और क्या है बच्चे, फ्लेक्सिबल है। किसकी बनी है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टो सेल्यूलोज। तो ये क्या करेगी, ये फॉर्म करती है किसको बच्चा, पोलन ट्यूब को। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। अब देखिए जो अंदर की तरफ और आप जाएंगे लेयर, तो ये आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब कुछ कुछ जगह मैंने यहाँ एक ही बनाया, कुछ कुछ जगह पर एग्जाइन क्या होगी, एब्सेंट होगी। जहाँ एग्जाइन एब्सेंट होगी उस जगह को हम क्या कहेंगे बेटा, जर्म पोर। पोलन ट्यूब यहीं से अराइज होगी, है ना। तो देखिए जर्म पोर क्या है, साइट वेयर एग्जाइन क्या होगी बेटा, या तो एब्सेंट होगी या फिर क्या होगी बच्चा, थिन होगी। पोलन ट्यूब और यू कैन से जर्मिनेशन ऑफ पोलन, है ना, अराइज फ्रॉम हियर। पोलन ट्यूब के बनने को ना जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन बोला जाता है। तो यहीं से ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम अंदर गए तो हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर प्रेजेंट होगा बहुत सारा साइटोप्लाज्म, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, जंप और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टैक्सोनॉमी में यूज़ किया जाता है इनको, इसके बेसिस पे भी टैक्सोनॉमी की जाती है। अच्छा, प्लांट सेल है तो सीधी सी बात है कि इनके अंदर कौन प्रेजेंट होंगे, ऐसे वैक्यूल आपको दिखाई देंगे, है ना। तो दीज आर वैक्यूल, इनको लेकर परेशान नहीं होना है आपको। अब क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर में एक आपको ये बड़ी सी सेल दिखाई देगी जिसका बड़ा सा क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, है ना। तो ये आपके पास में जो न्यूक्लियस है ना, इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव और यू कैन से ट्यूब न्यूक्लियस। हालांकि एनसीईआरटी ने कहीं पे भी ट्यूब न्यूक्लियस का नाम नहीं लिया, वो सिर्फ वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही कहती है ना। और ये जो सेल है ना, इसे हम कौन सी सेल कहेंगे बेटा, वेजिटेटिव सेल। कैसी होगी बेटा, ये लार्ज होगी। इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। बोलो बच्चे बात समझ में। और साथ ही साथ में ये क्या करेगी बेटा, इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव कैसी है बेटा, साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लार्ज है। और ढंग से सुनिएगा बच्चा, इसके अंदर क्या होगा, अबंडेंट फूड क्या होगा बच्चे, रिजर्व होगा। कोई दिक्कत है। अब इसी के साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में आपको एक और सेल दिखाई देगी, कुछ ऐसी स्पिंडल शेप विद द न्यूक्लियस। इसे आप क्या कहेंगे बेटा, इट इज़ अ जनरेटिव सेल। कैसी होगी, स्मॉल होगी और साथ ही साथ में कैसी होगी, स्पिंडल शेप होगी। बोला ही नहीं। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल न्यूक्लियस। और ये क्या करेगी बच्चे, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो इस तरीके से आपको कितनी सेल दिखाई दे रही है, दो सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल और दो न्यूक्लियस। तो ये आपके पास में क्या है, टू सेल्ड एंड टू न्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन। ठीक है। तो आपके पास में जो माइक्रोस्पोर था, एक एक माइक्रोस्पोर वो एक सेल और एक न्यूक्लियस वाला था, उसके पास में एग्जाइम जैसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं थी। अब उसने ये वेल डेवलप पोलन ग्रेन बना दिया जिसमें वॉल टू लेयर है, वन इज एक्साइन इंटाइन। ठीक है। एक्साइन किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है। इंटाइन बनी है पैक्टोसेलुलोज की, पैक्टिंग क्या जाए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन। अंदर एक बड़ी सेल है जिसने काफ़ी सारा फूड रिजर्व करके रखा हुआ है, उसे आपने वेजिटेटिव सेल कहा है।
और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही है जो कि स्पिंडल शेप है। अब माइक्रोस्पोर ने एक सेल और एक न्यूक्लियस से इस 2 सेल 2 न्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन तक का सफर कैसे तय किया, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।